हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज हम बात करेंगे कि ऑडिट के एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करें। ऑडिट ऐसा सब्जेक्ट है जो सीए इंटर लेवल पर भी है और सीए फाइनल लेवल पर भी है, और दोनों ही लेवल पर स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे इस सब्जेक्ट के लिए हमें प्रिपेयर करना चाहिए। एक तो डाउट आता है कि ये थ्योरी सब्जेक्ट है तो इसमें क्लासेस हमें लेनी चाहिए या हम सेल्फ स्टडी करें। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कौन से टीचर से क्लासेस लें या कौन सी बुक्स रेफर करें, या फिर इस सब्जेक्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करें। इतना पढ़ने के बाद भी हमें याद नहीं रहता, तो क्या करना चाहिए, हमें क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। आज हम उसके लिए बात करेंगे। वी आर टॉकिंग ओनली फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, हम कोई प्रैक्टिकल सिनेरियो की बात नहीं करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल सिनेरियो में जो ऑडिट पढ़ते हैं हम और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो हमने अगर प्रैक्टिकली हमारी ऑडिट बहुत अच्छी है फिर भी हम एग्जाम में लैग कर जाते हैं। क्यों कर जाते हैं? क्योंकि रीजंस हैं उसके कुछ, हम आज वो भी डिस्कस करेंगे। तो लेट्स कंटिन्यू। तो हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चंस आते हैं कुछ कि हमें क्या कैसे प्रिपेयर करना चाहिए ऑडिट के लिए। हमें क्या सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या हमें किसी टीचर से क्लासेस लेनी चाहिए। और क्वेश्चन आता है कि अगर क्लासेस लेनी है तो कौन सी टीचर से क्लासेस लेनी है, या फिर अगर सेल्फ स्टडी करनी है तो कौन सी बुक्स से रेफर करें, हम कौन सी बुक्स से पढ़ें हम। और उसके बाद कैसे पढ़ें, क्या अप्रोच रहनी चाहिए हमारी, क्या अप्रोच रहे हमारी कि हम एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें। और फिर उसके बाद आखिरी क्वेश्चन आता है कि एग्जाम में कैसे हम आंसर लिखें, एग्जाम में आंसर्स कैसे प्रेजेंट करने हैं, कैसे लिखने हैं, कैसे एग्जाम में आंसर कैसे करना है जिसके हमें मार्क्स मिलेंगे। तो लेट्स कंटिन्यू। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, सेल्फ स्टडी करें या क्लासेस लें। तो इस क्वेश्चन का आंसर डिपेंड करता है कि आप कैसे हैं थ्योरी सब्जेक्ट में। अगर आप थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए बहुत अच्छे हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, तो आई वुड प्रेफर कि आप सेल्फ स्टडी करो। आई वुड सीरियसली रिकमेंड कि सेल्फ स्टडी करो, सेल्फ स्टडी इज द की। बट अगर कहीं होता है कुछ स्टूडेंट्स को कि यार सेल्फ स्टडी करने में मेरा टाइम वेस्ट होता है, मैं प्रॉपरली मेरा रूटीन नहीं बन पाता, पंक्चुअलिटी नहीं होती है, डिसिप्लिन नहीं हो पाता, सेल्फ स्टडी के चक्कर में जो जो थोड़ा बहुत पढ़ना होता है वो भी नहीं पढ़ पाता हूँ। अगर ऐसा सिनेरियो है किसी का तो प्लीज क्लासेस लो आप, क्योंकि सब्जेक्ट को करना तो है, कैसे भी करो, कवर तो करना है ना। क्लासेस लेकर करो चाहे सेल्फ स्टडी करो, बट क्लासेस लोगे तब भी आपको इन द एंड सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी। सेल्फ स्टडी इज द की। सेल्फ स्टडी के बिना आप एग्जाम नहीं दे सकते हो। तो क्लासेस लेने के बाद रिवीजन करनी है, उसमें सेल्फ स्टडी चाहिए। तो अगर आप पहले भी सेल्फ स्टडी से कर लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी की अगर सेल्फ स्टडी में कोई कर सकता है तो प्लीज वो सेल्फ स्टडी करे, और नहीं कर सकता अगर कोई, किसी को प्रॉब्लम होती है तो प्लीज क्लासेस लो, बट कवर अच्छे से करना है, पूरा सब्जेक्ट अच्छे से कवर करना है। ये भी 100 मार्क्स का ही एग्जाम है, इसको भी इक्वल वेटेज दो। सारे सब्जेक्ट्स 100 मार्क्स के हैं, सबको इक्वल वेटेज देनी है। ठीक है। तो सेल्फ स्टडी करनी है या क्लासेस लेनी है, ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे करना है। ठीक है, बट क्लासेस के बाद भी सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। ये इंपॉर्टेंट है कि की पॉइंट है, ये नोट कर लो कि क्लासेस के बाद भी सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। ओके। अब सेल्फ स्टडी करनी है तो कौन सी बुक्स से हमें रेफर करना चाहिए, या फिर अगर हम क्लासेस ले रहे हैं तो कौन से टीचर से क्लासेस ले हम। तो इसके लिए हम बात करते हैं कि कौन सी टीचर या कौन सी बुक्स को रेफर करें। देखो, अगर तुम टीचर रेफर कर रहे हो, अगर क्लासेस ले रहे हो तो कोई भी क्लासेस ले लो, कोई भी टीचर को ले लो। मैं किसी को रेकमेंड नहीं करूंगा, मैं किसी को ये नहीं बोलूंगा कि ये टीचर अच्छा नहीं है। बट अगर तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर क्लासेस ले ली हैं तुमने, उसके बाद तुम्हें प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए, तो कौन सी बुक्स रेफर करें मैं वो बता सकता हूँ। कौन से टीचर को रेफर करना है वो तुम्हारी अपनी चॉइस है, वो मैं नहीं बता सकता। वो जिसको जो टीचर अच्छा लग रहा है आप उसके पास जाओ प्लीज। बट बुक्स के लिए मैं ये बोलूंगा कि अगर आपने अपने टीचर की बुक्स भी ली हैं तब भी आई विल स्टिल रिकमेंड यू टू स्टडी फ्रॉम आईसीआई स्टडी मटेरियल। तो बुक्स के लिए हम यही बात करेंगे कि आईसीआई की स्टडी मटेरियल से पढ़ना चाहिए। अब बात आ जाती है कि स्टडी मटेरियल से कैसे पढ़ें, इतना इतना बोरिंग हो जाता है, कॉन्सेप्ट बहुत मुश्किल से समझ आते हैं उसमें, और कैसे करें। तो देखो, रीजन ठीक है आपका कि मुश्किल है लैंग्वेज, तो कहीं से समझ लो एक बार किसी टीचर से, या यूट्यूब पे बहुत बहुत वीडियोस हैं, यूट्यूब पे देख लो। या कोई टॉपिक अगर नहीं समझ आ रहा मुझे बता दो, मैं समझा दूंगा। ओके, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि ये टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। तो टॉपिक समझने के लिए तो समझ लो किसी भी टीचर से, किसी भी बुक से, चाहे इजी लैंग्वेज में समझो। बट जो प्रिपेयर करना है ना एग्जाम के लिए,
वो ICAI के स्टडी मटेरियल से ही करना है। अगर आपके टीचर ने आपको ये बताया है कि ये वाली टॉपिक में ये है, मतलब टीचर की बुक में ऐसा कुछ लिखा है इजी लैंग्वेज में, और वही सेम चीज ICAI की बुक में भी लिखी हुई है, बट थोड़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज है, तो आई विल रिकमेंड यू टू स्टडी फ्रॉम ICAI स्टडी मटेरियल, बिकॉज आपको एग्जाम में वही लैंग्वेज लिखनी है जो ICAI के स्टडी मटेरियल में। अगर आपने अपनी टीचर वाली लैंग्वेज लिखी, आंसर बिल्कुल ठीक होगा बट मार्क्स नहीं मिलेंगे, उसके मार्क्स वही चीज के मिलेंगे जो ICAI स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज के मार्क्स मिलते हैं यहाँ पर, ICAI स्टडी मटेरियल ही प्रेफर करो। ओके, इसके अलावा हमें कौन सी बुक्स रेफर करनी चाहिए? ICAI की RTP, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बुक। रिविजनरी टेस्ट पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं कई बार तो एज इट इज आ भी जाते हैं एग्जाम में, तो वो क्वेश्चन जरूर देखना। उसके अलावा ICAI की MCQ बुकलेट, ICAI ने अब तो MCQ की बुकलेट भी निकाली है, केस स्टडी बुक है, मतलब उसमें केस स्टडी वाले MCQs भी हैं और इंडिपेंडेंट MCQs भी हैं। तो वो MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत रिकमेंडेड बुक है कि वही बुक से प्रिपेयर करो MCQs के लिए, बिकॉज MCQ CA फाइनल लेवल पर तो मैं जानता हूँ 30-70 है रेशियो, 30 मार्क्स MCQ और 70 मार्क्स फॉर थ्योरी। तो MCQs 30 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करते हैं वो अगर अच्छे हो जाए तो उसमें 30 में से 25 प्लस भी आ जाते हैं, 25, 26, 30 भी आ जाते हैं। तो ICAI के MCQ बुकलेट करोगे तो वो 30 में से बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने के तुम्हारे चांसेस हो जाएंगे। बाकी फिर 70 मार्क्स में से तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, वो सबका अपना लक होता है और कितना हार्डवर्क है वो भी है। तो हार्डवर्क ज्यादा मैटर करता है कि कैसे लैंग्वेज लिख रहे हो। बट वहां पर देखो, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में क्या होता है कि ना तुमने इतना लंबा आंसर लिख लिया, उसका वेटेज अगर उसकी 1 मार्क की है तो उसमें इतना ज्यादा टाइम लगाया तुमने, फिर भी उसका 1 मार्क मिलेगा। बट MCQ में क्या है, एक सिर्फ टिक करना है, अगर वो सही है तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, अगर गलत है तो मार्क्स कट जाएंगे। डिस्क्रिप्टिव में थोड़ा ये हो सकता है कि 5 नंबर का क्वेश्चन है, तुम्हें 2 मिल गए या 2.5 मिल गए, बट MCQ में पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो MCQ को थोड़ी प्रेफरेंस दो, अच्छे से प्रिपेयर करो MCQs के लिए, और MCQs में क्योंकि ज्यादा नंबर स्कोर कर सकते हो। उसके बाद ICAI के पास्ट पेपर्स करो विद सजेस्टेड आंसर्स, जो सजेस्टेड आंसर्स है ना, ICAI के जो सजेस्टेड आंसर्स होते हैं वो प्लीज पढ़ो, उसके बिना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ICAI की MTP भी करो, ICAI के जो MTPs अभी करंट वाले होंगे वो तो तुम्हें करना ही है, उसके अलावा पास्ट MTPs भी देखो, उसमें भी क्वेश्चंस होंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन सेम ही होंगे, तो वो सेम क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हो, बट ICAI के MTP को जरूर करो। और ये सिर्फ ऑडिट के लिए नहीं, बाकी सब सब्जेक्ट्स के लिए भी यही चीजें फॉलो करनी चाहिए हमें, बट ऑडिट के लिए तो स्पेशली यही चीजें करनी है। ऑडिट के लिए कोई और बुक्स नहीं रेफर करनी है, आपके टीचर ने आपको बुक्स दी हुई होंगी, उसमें सिमिलर लैंग्वेज लिखी होगी, बट फिर भी अगर आप वो लैंग्वेज एग्जाम में लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसलिए ICAI की लैंग्वेज लिखना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा कुछ टीचर्स क्या करते हैं कि ICAI की स्टडी मटेरियल वाली लैंग्वेज एज इट इज लिख देते हैं, बट कुछ कुछ पार्ट ना स्किप कर देते हैं, उसको फॉर्मेटिंग कर देते हैं अच्छी सी, और कुछ पार्ट स्किप कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ना जो पार्ट स्किप कर दिया ना, कई बार उसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है। अब तुमने तो वो चीज कभी पढ़ी ही नहीं, क्योंकि तुमने ICAI की बुक को देखा ही नहीं, तुमने तो अपनी ट्यूटर की बुक को देख लिया, अपने जो भी टीचर की बुक को रेफर कर रहे हो तुमने उस बुक को देख लिया, उसमें वो पॉइंट लिखा ही नहीं है जो ICAI की बुक में लिखा है, और एज इट इज उस पॉइंट पर क्वेश्चन आ गया, जो कि आता है, मैंने खुद ने देखे हैं, मैंने अपना सिनेरियो भी शेयर करूंगा अभी। तो वो क्या होता है कि ना उस पॉइंट पर अगर क्वेश्चन आ गया ना, तो तुमने कभी देखा भी नहीं होगा, तो तुम बहुत कंफ्यूज हो जाओगे कि आइडिया भी नहीं लगा सकते, इसमें गेस भी नहीं कर सकते कि हाँ ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन हो सकता है इसका आंसर, या इसका आंसर कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ये इस टॉपिक से रिलेटेड है, कई बार ऐसा भी हो जाता है। मैं अपना सिनेरियो बताता हूँ, मैंने क्या करा था, मुझे पहले ये चीज नहीं पता थी कि ICAI की स्टडी मटेरियल इतना इंपॉर्टेंट है, ICAI की बुक्स इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने हर टीचर की बुक को पढ़ लिया था, मैंने मतलब यू नेम द टीचर, आई हैव द बुक। मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं ऑडिट की, जब मैंने CA फाइनल के लिए पढ़ा था तो मैंने ढेर सारी बुक्स पढ़ ली थी। आप जिस टीचर का नाम बोलोगे उस टीचर की बुक मेरे पास पढ़ी है, मैंने हर टीचर की बुक से पढ़ा है। बट इन द एंड मुझे यही रियलाइज हो गया कि ICAI की स्टडी मटेरियल ही पढ़नी चाहिए, उसके अलावा बाकी कोई भी बुक्स से इतना अच्छे से नहीं हो पाएगा। मैंने भी एक टीचर की बुक पढ़ी थी जो स्टडी मटेरियल की ही लैंग्वेज है टीचर की, मैं नाम नहीं बोलूंगा, तो स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज में, बट वही पॉइंट है कि थोड़ा पॉइंट स्किप कर दिया, थोड़ा पार्ट,
अब वो उस पार्ट पर एक मैंने एमसीक्यू देखा तो मैं कंफ्यूज हो गया कि यहाँ पर क्या करना है। यहाँ तो मैंने तो कभी ऐसा कुछ देखा भी नहीं, मुझे पता भी नहीं है कौन से चैप्टर से है। फिर उसके बाद जब मैंने बट ना वो पॉइंट कहीं पर लिख लिया था, तो उसके बाद जब मुझे ये चीज पता चली कि आईसीआई के स्टडी मटेरियल कितना इंपॉर्टेंट है, उससे मैंने पढ़ा। जब जब मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला कि अच्छा ये तो आईसीआई के स्टडी मटेरियल में एज इट इज पॉइंट दिया हुआ है। एमसीक्यू का कोई क्वेश्चन था तो वो पॉइंट एज इट इज दिया हुआ था आईसीआई की बुक्स में। तो मैंने उसके बाद रियलाइज करा कि यार ये टीचर्स ने ना कुछ कुछ पार्ट स्किप करा हुआ है, चाहे स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज है बट कुछ पार्ट स्किप करा हुआ है। तो वो इम्पोर्टेंट होता है, उसमें से भी एज इट इज एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो इसलिए कुछ एक बार भी अगर रीड करा हो ना तो वो पॉइंट थोड़ा बहुत माइंड में रहता है, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है एक बार एटलीस्ट रीड करना आईसीआई के स्टडी मटेरियल को। उसके बाद अप्रोच की बात करते हैं, हमें स्टडी कैसे करनी चाहिए एग्जाम्स के लिए। सो फॉर द टॉपिक्स अदर देन स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, ठीक है, पहले तो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग को छोड़ के, एसेज को छोड़ के हम बात करेंगे क्या करना चाहिए। आईसीआई की स्टडी मटेरियल को गो थ्रू करो, एज इट इज एक बार पढ़ो, रीड करते जाओ क्या क्या लिखा है, क्या क्या लिखा है, एक बार पढ़ लो। तुम्हें समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर तुमने किसी टीचर से क्लासेस ली हुई है तो तुम्हें समझ तो आया होगा, बट स्टिल एक बार गो थ्रू करना चाहिए हमें। आईसीआई के स्टडी मटेरियल को गो थ्रू करो, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है उसको मार्क करो, और उसके बाद उसकी समरी बनाओ। समरी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम डेज में देखो लास्ट के एक दो दिन जो होते हैं ना, उसमें अगर तुमने स्टडी मटेरियल से नहीं पढ़ा है तो एटलीस्ट समरी से तो पढ़ा होगा ना। स्टडी मटेरियल से तो पहले पढ़ना है, बट एग्जाम डे में तुम्हें समरी से ही पढ़ना है, तुम पूरी बुक नहीं उठा सकते। तुम्हें जो लास्ट मोमेंट पर जो समरी चाहिए होती है ना, वो तुम्हें पहले से ही प्रिपेयर करके रखनी पड़ेगी। अब समरी या तो खुद बनाओ या फिर किसी टीचर की कोई समरी बुक ले लो, परचेज कर लो, और उसमें एडिटिंग करनी पड़ेगी तुम्हें, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारे टीचर्स की समरी बुक्स भी ली हुई हैं। तो समरी बुक में क्या होता है, कुछ टीचर्स ना अपनी लैंग्वेज में करने के लिए इजी, स्टूडेंट्स के लिए इजी करने के लिए अपनी लैंग्वेज में लिख देते हैं, वो आईसीआई की लैंग्वेज नहीं होती है उसमें। तो मैं दिखाऊंगा कि मैंने क्या करा था। मैंने कुछ चैप्टर्स के लिए अपनी समरी खुद बनाई थी, ठीक है। कुछ कुछ चैप्टर्स के लिए समरी खुद से बनाई थी, जैसे कंपनी अकाउंट्स, कंपनी ऑडिट, इनकी समरी मैंने खुद बनाई थी, अपने अपने हाथ से अपने रजिस्टर में बनाई थी, किसी बुक में नहीं। बट कुछ चैप्टर्स ऐसे थे जिनकी मैं समरी नहीं बना सकता था, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाता, इतना समरी बनाने का टाइम नहीं हो पाता किसी के पास, ठीक है। एग्जाम के लिए पढ़ना भी है और बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं, तो इसलिए कोई समरी बुक परचेज कर लो और उसमें देखो क्या पॉइंट्स आईसीआई के स्टडी मटेरियल से मिसिंग है, वो पॉइंट्स एडिशनल वाले लिखो जो तुम्हें इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी लिखे होंगे जो कि आईसीआई के स्टडी मटेरियल में नहीं लिखे हुए हैं, ऐसे होते हैं, प्लीज उनको क्रॉस कर दो साथ के साथ, ताकि वो तुम्हें नहीं पढ़ने एग्जाम के टाइम पर। एग्जाम के टाइम पर जितना पढ़ना है, जितना कम से कम अपने लिए रखोगे ना रिवीजन का मटेरियल, उतना बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। और कम से कम में ज्यादा चीजें कवर हो जाए, ऐसे समरी बनानी है। मैं अपनी समरी की बुक भी दिखाऊंगा कि कैसे करनी है। मैंने कैसे करी थी वो मैं बता सकता हूँ, तुम्हें कैसे करनी है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद समरी से रिवाइज करो, अपनी समरी बना ली या फिर कोई समरी की बुक परचेज कर ली, दोनों में से कुछ भी कर लिया। उसके बाद समरी से रिवाइज करना है तुम्हें। उसके बाद क्या करना है कि क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन बैंक क्या होगा, हमारा क्वेश्चन बैंक में क्या क्या चीजें आएंगी, एक तो आईसीआई का स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस, ठीक है, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। उसके अलावा आईसीआई के आरटीपी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, आईसीआई के एमटीपी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, आईसीआई के पास्ट पेपर्स के विद सजेस्टेड आंसर प्रैक्टिस करने हैं। और अगर ये चीजें कम लग रही हैं तो आईसीआई के पुराने क्वेश्चंस और उठा लो। जो देखो ऑडिट ऐसा सब्जेक्ट है जो कि जिसमें एसेज है, ये चीजें ओल्ड कोर्स में भी वही थी, एसेज न्यू कोर्स में भी वही है, तो ओल्ड कोर्स वाले सब्जेक्ट के ओल्ड कोर्स वाले पास्ट पेपर्स उठा लो, ओल्ड कोर्स वाला आरटीपी एमटीपी उठा लो, या फिर तुम्हारे पास इंटरनेट पे सर्च करो यार, इतने सारे वो मिल जाएंगे, इतने सारे पुराने पेपर्स मिलेंगे जिसमें एसए के क्वेश्चंस होंगे, एटलीस्ट एसए के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ऐसे कर सकते हो। या फिर बैंक ऑडिट, ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो पहले थे। जो कुछ टॉपिक्स हैं जैसे जीएसटी ऑडिट है, वो अभी नया आया है तो उसके पुराने क्वेश्चन ज्यादा नहीं मिलेंगे, बट कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे बैंक ऑडिट है, जैसे एसए है, जैसे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट है, या फिर इनकम टैक्स ऑडिट है, ऐसे टॉपिक्स हैं वो
उसके पुराने क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे तुम्हें। इंटरनेट पर सर्च करो यार, पुराने आईसीआई के एग्जाम के पेपर्स देखना। अब कुछ टीचर्स होते हैं, उन्होंने ना अपने क्वेश्चन बैंक्स बनाए होते हैं। उन क्वेश्चन बैंक्स में ना जो लैंग्वेज होती है वो इजी करने के लिए, मतलब स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होती है कि इजी लैंग्वेज में समझ आ जाता है स्टूडेंट्स को, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो गलत है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उस टीचर की बुक को गलत बोलूंगा, क्योंकि क्योंकि वो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है क्योंकि उसकी लैंग्वेज एग्जाम वाली लैंग्वेज नहीं है, ये मेन रीजन है। मैंने खुद ने क्या करा था, एक टीचर की जो बहुत फेमस बुक है, मैंने वो परचेज करी थी, मैंने उससे पढ़ा था, बट उसकी लैंग्वेज के चक्कर में मैंने उसको क्रॉस कर दिया। और क्या था कि ना मैंने कुछ ना चीजें मैच भी करी थी। अब जैसे उस टीचर ने अपनी बुक में लिखा हुआ था कि ये क्वेश्चन है फ्रॉम आईसीआई एग्जाम पेपर फॉर मई 2015 अटेम्प्ट, मई 2013 अटेम्प्ट। अब इतना पुराना आईसीआई की साइट पर तो मिलता नहीं है, बीओएस नॉलेज पोर्टल में नहीं मिलता। तो मैंने इंटरनेट पर गूगल पर सर्च करा, वहां पर मिल गया मुझे एग्जाम पेपर वो वाला, उसका सजेस्टेड आंसर मिल गया, और मैंने आंसर मैच करा तो आंसर बिल्कुल अलग है, और जो क्वेश्चन बैंक में आंसर सर ने लिखा हुआ है या टीचर ने लिखा हुआ है वो अलग है। तो उस केस में क्या करा मैंने, उस केस में मैंने उस टीचर के क्वेश्चन बैंक को क्रॉस मार दिया कि मैंने यहाँ से नहीं पढ़ना, मैंने सिर्फ और सिर्फ आईसीआई के स्टडी मटेरियल से पढ़ना है, आईसीआई के क्वेश्चंस करना है। और मैंने इवन वो वाला पेपर भी कर लिया था जो आईसीआई का मैंने पुराना पेपर निकाला। उसके अलावा और भी पेपर्स ऐसे निकाले थे मैंने, जिससे प्रिपेयर करा मैंने। पास्ट पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उसमें आईसीआई की लैंग्वेज ही लिखी हुई है, तो वही पेपर्स करो तुम। तुम्हें एडिशनल क्वेश्चंस चाहिए, पास्ट पेपर्स निकालो यार, वहां से करो क्वेश्चंस, बट किसी टीचर के क्वेश्चन बैंक को अवॉइड करो अगर उस टीचर ने अपनी लैंग्वेज में लिखा है तो। अगर उस टीचर ने एज इट इज आईसीआई का मटेरियल उठाया तो बिल्कुल वो रेफर कर सकते हो तुम यार, वो और तुम्हारे लिए बेनिफिशियल हो जाएगा कि तुम्हें क्वेश्चन सेग्रीगेट नहीं करने पड़ेंगे। टीचर्स ये काम कर देते हैं, सेग्रीगेट कर देते हैं क्वेश्चंस, बट आंसर्स अगर अगर एज इट इज आईसीआई की लैंग्वेज है तभी उस टीचर को फॉलो करो, उस बुक को फॉलो करो। टीचर बिल्कुल सारे अच्छे हैं, मैं किसी टीचर को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, प्लीज ये चीज मत सोचना कि मैं किसी टीचर की बुराई कर रहा हूँ। सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बट जो बुक्स का कंटेंट है वो मटेरियल, आईसीआई की लैंग्वेज जो चाहिए होती है एग्जाम के लिए, वो अगर लैंग्वेज नहीं मिलेगी तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए बस मैं रेकमेंड नहीं करूंगा किसी टीचर के क्वेश्चन बैंक को, मैं सिर्फ और सिर्फ आईसीआई के क्वेश्चन बैंक को रेफर करूंगा, क्योंकि आईसीआई का क्वेश्चन बैंक में आईसीआई की लैंग्वेज है और उसी से हमारा बेड़ा पार होगा। उसके बाद है मॉक टेस्ट। तो क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर करके तुम्हें मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट इज द की टू सक्सेस। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो आप ये चीज मान लो कि आप अपना जो एक्चुअल का एग्जाम दे रहे हो ना, वो असल में मॉक टेस्ट है, क्योंकि अटेम्प्ट क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हार्डली कोई होगा जो बिना मॉक टेस्ट दिए बहुत अच्छे मार्क्स ला रहा होगा। हाँ, पास हो जाते हैं लोग, बट बहुत अच्छे मार्क्स लाना इट्स वेरी डिफिकल्ट अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया। मॉक टेस्ट इज द वे ऑफ सेल्फ एनालाइजेशन। आप खुद को एनालाइज करोगे कि आप कितने पानी में हो, कितना तुम्हें आता है, कितना अच्छे से तुम कर सकते हो, क्या तुम गलतियां कर रहे हो। अगर गलतियां तुम्हें अपनी पहले नहीं पता चलेंगी तो एग्जाम में पता चलेंगी ना। एग्जाम में पता चल रही है तो फिर तो वो अटेम्प्ट गया, 6 महीने गए, अगला अटेम्प्ट 6 महीने बाद आएगा। इसलिए पहले मॉक टेस्ट दो, अपनी गलतियां एनालाइज करो, क्या क्या गलती कर रहे हो तुम, और फिर उन गलतियों को एग्जाम से पहले ही ठीक कर लो। यही है रीजन कि मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। अब मैं दिखाता हूं कि ये मैंने समरी कैसे बनाई थी। देखो, मैं जूम करके दिखाता हूं। ये ऑडिटिंग द कंसोलिडेशन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है, कुछ चीजें ऐसी थी इस बुक में भी, जैसे मैंने बताया कि एक्स्ट्रा चीजें जो समरी बुक में लिखी हुई है, टीचर की समरी बुक में लिखी है, बट आईसीआई के मटेरियल में वो चीज मुझे नहीं मिली, तो मैंने उनको क्रॉस मार दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो ये ऊपर वाले पार्ट में, और कुछ चीजें जो नहीं थी वो मैंने खुद से लिख दी है। जैसे शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में लिखना है कि क्या है। जैसे ये है कंसोलिडेशन ऑडिट करने का प्रोसीजर है। 4th पॉइंट देखो, रीजंस फॉर एक्सक्लूजन, ये कंपोनेंट्स को एक्सक्लूड करने का रीजंस की बात हो रही है कि एग्जामिन करना है, ऑडिटर को एग्जामिन करना है, रीजंस आर इन कंफर्मिटी विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। क्या ये एएफआरएफ के कंफर्मिटी में है रीजंस, और रीजंस जो गिवन है वो सीएफएस में होने चाहिए। अगर वो अलाउड रीजंस के अलावा कोई और रीजंस है, इफ अदर देन अलाउड, तो उनका कंसीडर करो इफेक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट। अब इतने शॉर्ट में एक लाइन में
ये पॉइंट हमारा कवर हो गया। इसको हम एग्जाम में कैसे लिख सकते हैं, सिमिलर लैंग्वेज में लिखना है, बट थोड़ा सा देखो थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हो सकती है लैंग्वेज में, बट मेन है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स तुम्हारे मैच होने चाहिए, तो कीवर्ड्स अच्छे से करो, और कीवर्ड्स तुम अपनी समरी बना लो जिससे तुम्हें पॉइंट भी क्लियर रहे। और इसके अलावा एक और ये देखो, अब मैंने क्या करा है, मैंने ना यहाँ पर देखो पॉइंट 1 2 3 ऐसे मैं लिख देता हूँ कि मैं जिस वे में याद करता हूँ ना, पॉइंट 1 नंबर ये है, सेकंड पॉइंट ये वाला याद करा हुआ है मुझे, थर्ड पॉइंट ये वाला मैंने याद करा है, तो ऐसे करके मैंने याद करा है, तो 1 2 3 4 मैं लिख देता हूँ कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर है। तो अब यहाँ पर एक पॉइंट है कि फर्स्ट पॉइंट ये वाला यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी होनी चाहिए, ये भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात हो रही है, तो उसको वेरीफाई करना है। ये पॉइंट नंबर 2 है कि अगर ठीक है, अगर यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी है तो उसको बस वेरीफाई करो, दिस इज पॉइंट नंबर 2। और अगर नहीं है, क्रॉस मार दिया मतलब नहीं है यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी, तो एडजस्टमेंट्स होनी चाहिए उनको हार्मोनाइज करने के लिए, वो थर्ड पॉइंट हो गया। अगर हार्मोनाइज करना इम्प्रैक्टिकेबल है तो डिस्क्लोजर दे दो उसका, फोर्थ पॉइंट नंबर हो गया। तो ऐसे करके शॉर्ट में 4 पॉइंट्स कवर हो गए, देखो एक लाइन में 4 पॉइंट्स कवर हो गए, तो रिवाइज करना इससे कितना इजी हो जाएगा। इसलिए समरी बुक हमें बनानी पड़ेगी, अगर नहीं बना सकते तो किसी टीचर की परचेज कर लो, बट समरी बुक के बिना काम नहीं चलेगा। ओके इसके बाद अब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के लिए क्या करना है, देखो एसए के अलावा जो टॉपिक्स थे उसके लिए तो मैंने बता दिया कि क्या करना है, प्रॉपर यही वे है, बट स्टैंडर्ड्स के लिए क्या करना है, तुम्हें आईसीआई के स्टडी मटेरियल को नहीं करना, बिकॉज एसए के लिए स्टडी मटेरियल नहीं है एज इट इज, उसकी प्रोनाउंसमेंट्स हैं, ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट्स हैं। अब करने को तुम कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, रेकमेंड मैं तो करूंगा कि कर लो, बट इतना टाइम नहीं हो पाता। देखो मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, इतना टाइम नहीं हो पाता कि तुम अच्छे से उसको कर पाओ। ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट्स बहुत लंबी होती हैं, इतनी मोटी मोटी बुक पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्टडी मटेरियल फिर भी पढ़ी जाएगी, और वो छोटे चैप्टर्स हैं, स्टैंडर्ड्स इतने बड़े बड़े स्टैंडर्ड्स हैं, वो पढ़ना मुश्किल हो जाता है। आई अग्री, टोटली अग्री, मैंने खुद ने भी नहीं पढ़ी थी, ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट्स नहीं पढ़ी थी, बट स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस करे थे, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस, पास्ट पेपर के क्वेश्चंस। स्टैंडर्ड्स के लिए तो मैं यही बोलूंगा कि क्वेश्चंस डायरेक्टली करो तुम प्रैक्टिस, उससे ना कुछ आइडिया लग जाता है। एक समरी किसी टीचर की परचेज कर लो, बहुत टीचर्स हैं मार्केट में, बहुत टीचर्स हैं जिन्होंने अपनी समरी बुक बनाई हुई है, छापी हुई है, कुछ लोग तो फ्री में भी दे रहे हैं। तो कोई भी बुक, समरी बुक परचेज करो, उसमें से समरी प्रॉपरली पढ़ो कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की समरी तुम्हें पता चल जाएगी, उसके बाद समरी से रिवाइज करके क्वेश्चंस करो, वही एसए के लिए एनफ है, एसए के लिए उतना ही एनफ है, ठीक है। स्टैंडर्ड्स के लिए ऐसे ही करो, स्टैंडर्ड्स के लिए प्रोनाउंसमेंट्स मैं रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। प्रोनाउंसमेंट्स कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, इसलिए मैं रेकमेंड नहीं करूंगा वो। बट तुम कर सकते हो तो कर लो, देखो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारे पास टाइम है, अगर इतना टाइम है करने का तो कर लो। ओके अब बात करते हैं हम एग्जाम में आंसर कैसे करने हैं क्वेश्चंस। ठीक है, हमने पढ़ लिया, बट एग्जाम में कैसे आंसर करेंगे, देखो एग्जाम में ना हमें क्या करना है, ये सिर्फ इन चैप्टर्स की बात कर रहा हूं मैं, जो कंपनी लॉ हो गया, जीएसटी ऑडिट, इनकम टैक्स ऑडिट, कारो, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, पीईपी, प्रोफेशनल एथिक्स के सिर्फ शेड्यूल्स वाले क्वेश्चंस की बात हो रही है जहां पर क्लॉजेस लगते हैं। तो उनके लिए क्या करना है, हमें ऑल एप्लीकेबल सेक्शंस, क्लॉजेस या एसे, जो भी एप्लीकेबल क्वेश्चंस हैं, एप्लीकेबल सेक्शंस हैं, क्लॉज है, एसे है, सबको आइडेंटिफाई करो, सबको, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, सारे सेक्शंस हो, सारे स्टैंडर्ड्स हो, सबको आइडेंटिफाई करो और सबको लिखो। तुम वहां पर क्या करना है, सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद हमें एक्सप्लेन करना है सेक्शन को या क्लॉज को या रेलेवेंट पोर्शन ऑफ ऐसे, पूरा ऐसे नहीं एक्सप्लेन करना, बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट जो रेलेवेंट है वो एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट पैराग्राफ तुम्हारा ये लॉ से रिलेटेड होगा, ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ में लॉ को एक्सप्लेन करना है या इससे को एक्सप्लेन करना है। सेकेंड पैराग्राफ में तुम्हें क्या करना है कि फर्स्ट पैराग्राफ में जो तुमने लॉ को एक्सप्लेन करा उसको गिवन सिनेरियो के साथ लिंक करो कि ये कैसे एप्लीकेबल हो रहा है, यहाँ पर कैसे एप्लीकेबल हो रहा है वो बताओगे तुम। और उसके बाद थर्ड पैराग्राफ में या फिर पार्ट में तुम अपना कंक्लूजन दोगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि 3 ही पैराग्राफ्स होने चाहिए, पैराग्राफ ज्यादा भी हो सकते हैं, पार्ट ले सकते हो तुम। पार्ट 1 में तुम्हें सेक्शन को या लॉ को एक्सप्लेन करना है, पार्ट 2 में तुम्हें क्वेश्चन के सिनेरियो को लिंक करना है
क्वेश्चन के सिनेरियो को लॉ से लिंक करना है कि कैसे एप्लीकेबल हो रहा है यहाँ पर, और उसके बेसिस पर थर्ड पैराग्राफ में तुम्हें कंक्लूजन देना है, थर्ड पार्ट में तुम्हें कंक्लूजन देना है। और एस्से के लिए ध्यान रखना, देखो तुम्हें लॉ के क्वेश्चंस सेक्शंस कोट करना जरूरी नहीं होता, एस्से कोट करना जरूरी होता है। एस्से का पूरा नाम बता दो तो बहुत अच्छी बात है, बट नंबर तो बताओ एटलीस्ट, ठीक है नाम भी बता दो तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। बट सेक्शंस को तुम छोड़ सकते हो, सेक्शंस अगर पता है अच्छे से एग्जैक्ट नंबर पता है तभी बोलो तुम, अदरवाइज गलत सेक्शन मत कोट करना। सेक्शन नहीं कोट करोगे चलेगा, बट गलत सेक्शन कोट नहीं होना चाहिए, उसके मार्क्स कट हो जाते हैं। और एस्से के लिए क्या करना है कि एस्से देखो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें ना हमें लगता है कि एक ही एस्से लगेगा, बट हो सकता है उसमें 2 या 3 एस्से लग रहे हो। और कुछ रिपोर्टिंग के एस्सेज होते हैं जो हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट लग ही जाते हैं, जैसे एस्से 700, 705, कहीं भी रिपोर्ट की मॉडिफिकेशन की बात हो रही है तो एस्से 705 लग जाता है। या फिर एस्से 570 गोइंग कंसर्न, इसके सिनेरियोज बहुत ज्यादा होते हैं, तो तुम्हें वो सिनेरियोज एक बार देख लेने चाहिए कि कहाँ पर ये सेक्शन लगता है, कहाँ पर ये एस्से लगता है। तो वो सिनेरियो अगर तुम्हें क्वेश्चन में दिख गया तो तुम्हें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि यहाँ पर ये वाला एस्से लग रहा है, एस्से 570 गोइंग कंसर्न लग रहा है, तो यहाँ पर गोइंग कंसर्न से रिलेटेड चीजें अगर तुम्हें दिख रही है तो गोइंग कंसर्न का एस्से लगा दो। और उसके साथ अगर कुछ रिपोर्ट की बात भी हो रही है तो रिपोर्टिंग वाला जो एप्लीकेबल एस्से होगा, जैसे 700 है या 705 है, 706 कोई भी ईओएम पैराग्राफ या ओएम पैराग्राफ की बात हो रही है तो वो 706 में तुम लिख दो। बट अगर 2-3 ऐसे लिख दोगे तो कुछ एक्स्ट्रा लिखने के मार्क्स कट नहीं होते हैं, ठीक है एडिशनल लिखने के मार्क्स कट नहीं होते हैं, बट हाँ टाइम कंज्यूम होता है, पॉइंट है टाइम कंज्यूम होता है, इसलिए बहुत ज्यादा फालतू भी नहीं लिखना, ठीक है अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिख दोगे चलेगा, बट मार्क्स कट नहीं होने चाहिए। ओके और सेक्शंस में भी वही चीज है, मतलब लॉ वाले पार्ट में लॉ या जीएसटी ऑडिट, इनकम टैक्स ऑडिट, कारो या पीई, इनके लिए भी यही सेम चीज है कि एडिशनल सेक्शंस अवॉइड करो, एडिशनल सेक्शंस मत लिखो, जो पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और पीई के लिए ना आईसीआई ने क्या करा हुआ है, जो तुम्हारे क्लॉजेस दिए हैं ना स्टडी मटेरियल में, क्लॉज के बाद हर क्लॉज के बाद ना उसके बहुत सारे केसेस दिए हुए हैं, तो ये केसेस पढ़ोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि हाँ इस केस में ये वाला क्लॉज लग रहा है, ओके ये वाले पार्ट का ये वाला क्लॉज लग रहा है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, अगर कुछ ऐसे भी केसेस मिल लेंगे तुम्हें उसमें जहां पर 2 शेड्यूल मतलब 2 अलग अलग शेड्यूल्स का अलग क्लॉज लग रहा है, ऐसा भी होगा तो तुम्हें लिंक करना आ जाएगा कि इस क्लॉज के साथ ये वाला क्लॉज भी लिंक हो जाता है। और काफी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर सेकेंड शेड्यूल का फर्स्ट पार्ट का 7th क्लॉज या फिर 8th क्लॉज या 9th क्लॉज तीनों साथ साथ लग जाते हैं, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये वाले क्लॉजेस साथ साथ चलते हैं, तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया ना वैसा तो तुम इजीली 7th क्लॉज के साथ 8th क्लॉज या 9th क्लॉज भी लगा दोगे, या हो सकता है उसके साथ फर्स्ट शेड्यूल का फर्स्ट पार्ट का 4th क्लॉज लग रहा है, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि यार ये क्लॉज साथ में चलते हैं, तो ऐसा सिनेरियो आ गया तो यहाँ पर ये क्लॉज भी लगेगा ये वाला क्लॉज भी लगेगा, सिर्फ एक क्लॉज लिख दो और एक्चुअल आंसर में 2 क्लॉज हो या 3 क्लॉज हो तो तुम्हारे मार्क्स कट हो जाएंगे वहां पर। इसलिए ये चीज ध्यान रखना कि लिंकिंग करनी बहुत जरूरी है, हो सकता है मल्टीपल क्लॉजेस लग रहे हो। मैं एक अभी तुम्हें दिखाता भी हूँ, वेट मेरे पास है एक ये वाला क्वेश्चन है, स्टडी मटेरियल का ही है ये, स्टडी मटेरियल में फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, रिटन रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड। तो रिटन रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो सबके माइंड में एसए 580 आ जाएगा, 580 से रिलेटेड चीजें लिख दी तुमने, इतना पार्ट लिख दिया है, यहाँ तक पूरा आंसर लिख दिया, ओके बट उस पार्ट के तुम्हें मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे क्योंकि तुमने एसए 540 की चीज नहीं लिखी, जो 540 की चीज भी लिखनी चाहिए थी, जो वो मांगना चाह रहे हैं, तो वो अगर तुमने नहीं लिखी है तो तुम्हारे उसके मार्क्स कट हो जाएंगे, इसलिए लिंकिंग करना बहुत जरूरी है। हाँ हो सकता है कि एक ही ऐसे लग रहा हो, जरूरी नहीं है कि 2-3 ऐसे लग रहे हो, बट पॉइंट है कि हो सकता है लग रहे हो, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। और ये कैसे तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पर मल्टीपल लग रहे हैं, अगेन प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। सो लेट्स गो बैक टू द प्रेजेंटेशन। हाँ
हाँ, थर्ड पार्ट कंक्लूजन। तुम्हें कंक्लूजन में सिर्फ एक चीज ये नहीं लिखनी कि यहाँ पर ये चीज हो गई, क्यों हो रही है उसका रीजनिंग प्रॉपर देकर लिखना है। सेकेंड पार्ट में तुमने सिनेरियो के साथ केस को लिंक कर दिया कि हाँ ये चीज अप्लाई हो रही है, बट उसके बाद कंक्लूजन वाले पार्ट में तुम्हें रीजन देकर लिखना है कि ये हो रहा है इस वजह से मुझे ये करना चाहिए। ओके, वी आर गिविंग दिस कंक्लूजन बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। हो सकता है कि सेकेंड पार्ट में, एनालिसिस वाले पार्ट में तुमने वो चीज रीजन नहीं लिखा हो, बट थर्ड पार्ट में तुम अगर डायरेक्ट कंक्लूजन लिख दोगे ना विदाउट एनी रीजन, तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए साथ में रीजन भी देना जरूरी होता है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर पेइंग अटेंशन। इतनी लंबी वीडियो बन गई है, मैंने सोचा नहीं था कि इतनी लंबी वीडियो बनेगी ये। तो आई होप आपको ये अच्छी लगे, बहुत हेल्पफुल हो ये, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आईसीआई के स्टडी मटेरियल के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसे तुम्हें पढ़ना है। अप्रोच टू स्टडी, समरी, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और मॉक टेस्ट पेपर्स देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो जिनकी हेल्प हो पाएगी, चाहे वो इंटर लेवल पर है चाहे वो फाइनल लेवल पर है। ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल रहेगी। और अगर अभी मेरा चैनल लाइक नहीं, सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लो। थैंक यू सो मच।